हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। और उसमें सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कंबस्शन रिएक्शन की। क्लियर है? तो व्हाट इज कंबस्शन? सिंपल वर्ड्स में आपको पता है कि जब एक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या है कि व्हेन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो क्या प्रोड्यूस होगा? इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है बच्चों? तो बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है अलोंग विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। सिमिलरली मीथेन CO2 और H2O प्रोड्यूस करेगी, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस H2O। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, इसी तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? अब कंपाउंड जिसमें कंबस्शन होता है, अगर उसमें नाइट्रोजन है तो क्या होगा जी? मैं क्या बोल रहा हूं, इफ कंपाउंड अंडरगोज कंबस्शन, अंडरगोज कंबस्शन, कंबस्शन तो आपको पता चल गया, लेकिन अब केस क्या है? इट कंटेन्स नाइट्रोजन, इट कंटेन्स नाइट्रोजन। तो क्या होगा, किस तरह की रिएक्शन होगी? डू यू हैव एनी आइडिया? जैसे C2H5NO2, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करवाएंगे ना बच्चों, तो क्या प्रोड्यूस होगा? वो दोनों तो होंगे ही होंगे, CO2 प्लस H2O प्लस NO2 भी रिलीज होगी साथ में। ठीक है? अगर लिमिटेड सप्लाई हो, वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो किस तरह की रिएक्शन होगी? सफिशिएंट है तो हमने देख लिया, CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस्ड। बट इफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो मीथेन का हम अगर एग्जांपल लें, मीथेन प्लस O2, लिमिटेड सप्लाई है, याद रखिएगा, लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की। और अगर हीट सप्लाई की जाती है तो ब्लैक कार्बन इज प्रोड्यूस अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन ब्लैक इज प्रोड्यूस्ड। याद रहेगा बच्चों आपको, कार्बन ब्लैक इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है? अब मान लो मैं आपको एक रिएक्शन दूं, अगर मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, तो क्या आप उसको बता सकते हैं कि किस तरह की रिएक्शन है ये? बता दोगे? मैं आपसे पूछूं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ इथाइलिन, ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ इथाइलिन, क्या प्रोड्यूस होगा बताओ? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, कंबस्शन ऑफ इथाइलिन प्रोड्यूसेस। तो इथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड होगा, ईन है तो, और ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवानी। बताओ फटाफट क्या प्रोड्यूस होगा? सेम सेम सेम। ठीक। अगर हम इसको बैलेंस करें, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पे एंड यहाँ पे, हो गया काम सही। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई ना। तो ये पहली टाइप की रिएक्शन थी। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, दैट इज कंबस्शन के बाद सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी, बोलो फटाफट, आपके सिलेबस में है, दिया हुआ है। ये तो कंबस्शन हमने बता दिया आपको कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाँ चलिए एक चीज और बता देते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे रिएक्ट करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, तो क्लीन, जिसको हम ब्लू फ्लेम भी कहते हैं, ब्लू फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड। आपने देखा होगा गैस बर्नर पे ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है, कंप्लीट कंबस्शन हो। लेकिन अगर कंबस्शन इनकम्प्लीट है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में होता है, येलो फ्लेम विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। इसकी वजह से आपने देखा होगा, जो लोअर पार्ट है हमारे यूटेंसिल्स के, उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है। तो
जो लिमिटेड सप्लाई अगर एयर की होगी उसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हैं तो भी। ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि कार्बन ब्लैक इज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो इस तरह से या गैस या केरोसिन जो हम घरों में यूज करते हैं उनमें इनलेट होता है एयर के लिए, जिससे कि सफिशिएंट ऑक्सीजन वहां पे आ जाए और क्लीन ब्लू फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन बॉटम जो है कुकिंग वेसल्स के ब्लैक हो जाते हैं अगर एयर होल्स नहीं होते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं, और बहुत सारा हमारा फ्यूल वेस्ट हो जाता है। पहले ट्रेडिशनल वे से जो कुकिंग होती थी उसमें बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होता था। तो कोल और पेट्रोलियम जैसे फ्यूल जो है उसमें कुछ अमाउंट नाइट्रोजन और सल्फर का भी होता है, और उसकी वजह से जब कंबस्शन होता है, उनका जब कंबस्शन होता है तो ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस होंगे, ऑक्सीजन और सल्फर के, विच आर मेजर कोज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एनवायरमेंट में मेन पोल्यूटेंट्स होते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। कार्बन कंपाउंड इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबस्शन। ठीक है। alcohol are converted to carboxylic acids. Alcohols are converted into carboxylic acid. इथेनॉल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इथेनॉल है। एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे अलोंग विद हीट, तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने KMnO4 प्रोड्यूस सॉरी सप्लाई किया, ये क्या करते हैं? दे एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि कुछ सब्सटेंसेस में कैपेबिलिटी होती है टू ऐड ऑक्सीजन टू अदर। तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन थी, ठीक है ना, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है बेटा, याद रहेगा। तो सच रिएक्शन आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक। तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करके अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट दिख रहा है आपको, ठीक है, जो ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं टू स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल क्या था हमारा? इथेनॉल था। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन आर एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सिंपल वर्ड में हम क्या कहते हैं? जोड़ने को एडिशन कहते हैं। अब इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस एनहांसेस रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गोइंग एनी केमिकल चेंज, तो उसको हम क्या कह देते हैं? कैटलिस्ट कह देते हैं। क्लियर है? तो ऐसी रिएक्शन जहां पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड होते हैं एक मॉलिक्यूल में, रिएक्शंस इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स are added to a molecule are are known as addition reaction। क्लियर है? याद रह जाएगा। या हम कह सकते हैं देयर इज नेट गेन ऑफ द रिएजेंट एटम्स इन अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है, कौन किस किस एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का एडिशन हो सकता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पैलेडियम और निकल, पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन बन जाती है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड सॉरी अनसैचुरेटेड है, और यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन जहां पे निकल को कैटलिस्ट की तरह हम यूज कर रहे हैं, वो हेल्पफुल होती है इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ये टेम्परेचर स्पेसिफिक भी है बच्चों। इसके लिए व्हाट टू से 473 से 573 केल्विन टेम्परेचर, 473 टू 573 केल्विन टेम्परेचर यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैटलिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम, क्या कहते हैं हम इसको? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है।
तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है वेजिटेबल घी की, जिसमें सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना है, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से वहां से सैचुरेटेड फैटी एसिड वाला डालडा या वनस्पति घी बनाने की जो प्रोसेस है वो एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो वेजिटेबल ऑयल लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड कार्बन चेन थी, और एनिमल फैट सैचुरेटेड कार्बन चेन है। ठीक है, तो जो एनिमल फैट है जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये हार्मफुल हो सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए, तो इसलिए ऐसे ऑयल जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो यूज करने चाहिए कुकिंग के लिए। अब आपने वर्ड सुना होगा PUFA, या आपने जो हमारे आजकल ऑयल्स आते हैं मार्केट में उनके बोतल के ऊपर लिखा हुआ आपने देखा होगा, PUFA लिखा होता है उस पे, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कि बहुत सारे फैटी एसिड्स की चेन होती है उसमें, एंड दे आर कंसिडर्ड गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हार्ट। ठीक है, अच्छा इसमें एक टाइप की और रिएक्शन आप कर सकते हो, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो चलिए हम उसको छोड़ते हैं। PUFA आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये एडिशन रिएक्शन होगी। उसके बाद बात आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और एक रिएक्शन है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। जो क्लोरीन जब ऐड किया जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में, तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो गई बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जहां पे एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस करती है हाइड्रोजन को वन बाय वन, क्लोरीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन वन बाय वन। तो ओवरऑल रिएक्शन इसकी क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन इसकी मैं आपके लिए लिखता हूँ, चलिए पूरी की पूरी रिएक्शन ये तो समराइज कर दी हमने। CH4 मीथेन जो है रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ, CH3Cl बन गया, CH3Cl बन गया। उसके बाद क्या होगा? CH3Cl, चलो यहां लिख देता हूं मैं, CH3Cl, और ऐड क्या करना है? प्लस Cl2, CH2Cl2, देन CH2Cl2 प्लस Cl2, CHCl3, और फिर अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज फॉर्म्ड। क्लियर है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो सारी की सारी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी क्लोरीन ने, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गई, हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं आपके सिलेबस में, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, उन दोनों की भी बात कर लेते हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज की लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बोतल में, कॉमनली कॉल्ड एज एल्कोहल, बहुत अच्छा सोलवेंट है। तो टिंक्चर आयोडीन में इसका यूज किया जाता है, कफ सिरप में यूज किया जाता है, टॉनिक्स में यूज किया जाता है, वाटर सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल होने की वजह से इसका डाइल्यूशन भी किया जाता है। ठीक, अब इसकी प्रिपरेशन, इसके व्हाट डू से रिएक्शंस कौन कौन सी होती है? तो दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके सिलेबस में दी हुई है। रिएक्शंस में सबसे पहला है इट रिएक्ट्स विद सोडियम एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, रिएक्ट्स विद सोडियम टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये क्या रिएक्शन हो गई सर? देखिए, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम इथोक्साइड, ये पूरा का पूरा इसके साथ कंबाइन हो जाता है एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, सोडियम इथोक्साइड इज फॉर्म। याद रह जाएगा? क्लियर है?
तो ये किस तरह की रिएक्शन हो गई? एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, बोलो। कोई आइडिया नहीं है? बोलो फटाफट, बताओ बेटा बताओ। इथेनॉल की रिएक्शन है सोडियम के साथ, ये किस तरह की रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किस तरह की रिएक्शन है? जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। नो आइडिया? चलिए मैं वेट करता हूँ, कोई बच्चा अगर इसको बता पाता है तो, अदरवाइज हम तब तक आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए, तो इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सेकंड रिएक्शन जो है with concentrated H2SO4, it produces unsaturated hydrocarbons और टेम्परेचर स्पेसिफिक है 443 केल्विन पे होती है। एक्सेस में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, तो जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है इथेनॉल का, टू प्रोड्यूस इथीन, टू प्रोड्यूस इथीन। इथेनॉल in the presence of excess concentrated H2SO4 produces ethene एंड टेम्परेचर स्पेसिफिक है 443 केल्विन पे होती है। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिकॉज ये वाटर रिमूव कर रहा है, यहाँ से अल्कोहल से वाटर को रिमूव कर देता है, तो इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों? याद रह जाएगा आपको। तो सोडियम के साथ रिएक्शन और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, ठीक है? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? पक्का? वैसे तो दो ही रिएक्शन है आपके सिलेबस में, दो ही रिएक्शन दी हुई है। कुछ और बात कर लेते हैं अल्कोहल के बारे में। हाउ अल्कोहल अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स। तो ये स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिससे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा वो डिप्रेस हो जाता है, और मिथेनॉल जो दूसरा अल्कोहल है, वो बहुत हार्मफुल है, इवन डेथ कॉज कर देता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। अब मिथेनॉल जो है, इसका ऑक्सीडेशन होता है लिवर में। इसके अलावा ये हमारे ऑप्टिक नर्व जो अभी मैंने बताया को अफेक्ट करके ब्लाइंडनेस भी कॉज कर देता है। इट कैन ऑल्सो कॉज ब्लाइंडनेस, ठीक है? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज बताने से पहले अल्कोहल के बारे में कुछ और, मैं कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता देता हूँ। क्या बताएंगे सर? चलिए बताते हैं बेटा आपको। एक होता है डी नेचर्ड एल्कोहल। डी नेचर्ड एल्कोहल, ये क्या होता है? सुना है कभी डी नेचर्ड? किसी का नेचर खराब हो गया हो? नहीं। जो अल्कोहल है उसका मिसयूज रोकने के लिए, अल्कोहल जो इंडस्ट्रीज में सप्लाई किया जाता है ना, उसको एक तरह से खराब कर देते हैं, अनफिट कर देते हैं, कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मिला के। जैसे मिथेनॉल मिला दिया, अभी मैंने बताया मिथेनॉल खतरनाक होता है, या उसमें कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, या पायरिडीन एक केमिकल होता है वो मिला देते हैं। वो मिला देंगे तो उसकी वजह से ये अनफिट हो जाता है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। कब? जब अल्कोहल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा अल्कोहल अब क्या कहलाएगा? डीनेचर्ड अल्कोहल। इट इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो डीनेचर्ड अल्कोहल समझ में आ गया, उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता, तो उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल जैसे मिथेनॉल, कॉपर सल्फेट या पायरिडीन मिला देते हैं, जिससे वो अनफिट हो जाए, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काम आ जाता है वो। एक होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट, या कुछ लोग सिंपल स्प्रिट भी कहते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट। ये क्या होता है? ये तो सुना होगा आप लोग। इथेनॉल में अगर 5%, कितना, 5% वाटर प्रेजेंट हो, मतलब ये कह सकते हैं 95% इथेनॉल, 95% इथेनॉल इज नोन एज रेक्टिफाइड स्प्रिट, कि 5% वाटर है, 95% इथेनॉल है, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगी? रेक्टिफाइड स्प्रिट हो जाती है, बन जाती है।
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताने वाला था, पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल, एल्कोहल में भी पावर होती है, बिल्कुल होती है बच्चों, बिल्कुल होती है। तो when it when alcohol is used for energy generation, for energy generation it is known as power alcohol। बात समझ में आ गई? पावर एल्कोहल एनर्जी जनरेशन के लिए अगर उसको यूज करेंगे तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें 20-80 नॉर्मली 20-80 का रेशो होता है कि हमारा जो नॉर्मल जो हमारे व्हाट यू से फ्यूल्स होते हैं, जैसे हम बात करें इसमें पेट्रोल 80% हो गया और 20% एल्कोहल हो गया। आजकल E20 आपने बहुत सुना होगा, E20 पेट्रोल आ रहा है, तो E20 में 20% एल्कोहल है, इथेनॉल है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आने लगा है ना, और 80% पेट्रोल है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा एब्सोल्यूट एल्कोहल एक वर्ड होता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है कि अगर रेक्टिफाइड स्पीड को हीट किया जाए क्विक लाइन के ऊपर 5-6 घंटे के लिए और फिर उसके बाद 12 घंटे छोड़ दें, तो क्या मिलेगा? 100% एल्कोहल, 100% एल्कोहल मिलेगा, जिसको हम एब्सोल्यूट एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्कोहलिक बेवरेजेस आते हैं, एल्कोहल के प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे आपने सुना होगा बियर आती है, उसके अलावा विस्की होती है, इसके अलावा वाइन आती है। तो इनमें सब में जो अल्कोहल का कंटेंट है ना बेटा, वो सब में अलग अलग होता है। जैसे बियर की बात करें तो इट कंटेन्स 3 to 6% इथेनॉल ओनली, 3 to 6% इथेनॉल, जबकि विस्की में ये 50% तक हो सकता है, 45 to 50%। वाइन में ये 10 to 20% होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट इथेनॉल। अब दूसरा कंपाउंड हम बात कर लेते हैं इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड को मैं डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ इसके बारे में। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हमारी स्लाइड में ये नहीं दिया हुआ, बट मुझे लगा आपको ये बताना चाहिए पहले, उसके बाद हम इथेनोइक एसिड की बात करें। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है इथेनोइक एसिड? लिखो मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड इज CH3COOH। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? लिखो फटाफट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें आपको, या होगा इसमें कोई डबल बॉन्ड? बिल्कुल होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी तो होगा ना यहाँ पे, और एक सिंगल बॉन्ड भी होगा, और साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ी होगी। तो ये क्या हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। ऊपर का फॉर्मूला हम क्या कह रहे हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला, और नीचे क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसका है? इथेनोइक एसिड। ठीक, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, इथेनोइक एसिड डिसोल्व्स इन वाटर। ठीक है, और जब ये डिसोल्व होता है वाटर में तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इज प्रोड्यूस, और हीट प्रोड्यूस के साथ साथ जो अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ किसका? अमाउंट ऑफ इथेनोइक एसिड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ये इसकी एक स्पेशलिटी होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाता है। ठीक, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब बात आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला इट इज बताओ एसिडिक। इथेनोइक एसिड है ना, तो इसे इट शोज एसिडिक कैरेक्टर, इट शोज एसिडिक कैरेक्टर। इथेनोइक एसिड मोनोबेसिक एसिड है। कैसा है? मोनोबेसिक। अब फटाफट आप लोग बता दो व्हाट इज मोनोबेसिक एसिड।
क्या होता है मोनोबेसिक एसिड? बोलो फटाफट, व्हाट इज मोनोबेसिक एसिड? ठीक है, और ये न्यूट्रलाइज करता है एल्कलीज को, इट न्यूट्रलाइजेज एल्कलीज। कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? न्यूट्रलाइजेज एल्कलीज। अब एल्कलीज भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज। तो ये कैसे न्यूट्रलाइज करता है? इट हैज ए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन इट। इसमें क्या है? इट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। उस वजह से ये न्यूट्रलाइजेशन में काम आता है, क्योंकि COOH है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है यहाँ पे। क्लियर? चले आगे। अब रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। एस्टर्स क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से बनते हैं। तो एसिड अभी अभी हमने पढ़ रहे हैं, अल्कोहल ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड मिलके क्या बना देंगे? एस्टर्स बना देंगे। उसके लिए क्या चाहिएगा? एसिड कैटलिस्ट चाहिएगा। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड मिलके एस्टर बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अभी हाइड्रोजन कैटलिस्ट हो गया, और ये क्या बन गया? इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट बन गया। क्लियर? इथाइल इथेनोएट बन गया, याद रह जाएगा पक्का? पक्का याद रखना पड़ेगा। अब एस्टर्स स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। तो परफ्यूम्स में और फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने में इनका वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एस्टर्स रिएक्ट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एल्कली है, तो एस्टर से वापस से अल्कोहल बन जाता है, एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रोड्यूस। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सपोनिफिकेशन। क्योंकि सोप प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? सोप प्रिपरेशन में। तो सोप्स क्या हो गए? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? CH3CO C2H5। क्या है ये बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या था? एस्टर था, अभी हमने बनाया था। ये एस्टर ही तो बनाया था अभी हमने, CH3COO C2H5। तो एस्टर हमने बनाया था। ये एस्टर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वापस से इथेनॉल बन जाता है, एंड सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रोड्यूस, जिनको हम सोप्स कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद बेस के साथ किस तरह रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड? जैसे मिनरल एसिड्स हैं, तो बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ये सोडियम इथेनोएट, सोडियम एसिटेट जिसको कह देते हैं। ठीक, और कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। इथेनोइक एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोल्ट की फॉर्मेशन करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। तो जो ये सोल्ट प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, दे आर कॉल्ड सोडियम एसिटेट। तो देखो, कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम सोल्ट्स बना रहा है, सोडियम एसिटेट्स बना रहा है। तो ये मेजर रिएक्शंस हैं किसकी बच्चों? इथेनोइक एसिड। अब लास्टली क्या बचता है? लास्टली बचता है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। तो व्हाट इज सोप? सोप क्या है? सिंपल वर्ड में कोई आपसे पूछे व्हाट इज सोप, तो क्या कहोगे आप? सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स ऑफ, बोलो, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो क्या कहला देते हैं? सोप कहलाते हैं, सिंपल वर्ड्स में।
क्लियर? तो इस तरह की अगर आपको स्ट्रक्चर दिखे, तो थोड़ा सा ज्यादा ही रफ हो गया वो, ये क्या है? सोप। यहाँ पे सोडियम लगा दो, ये सोप बन गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इट शोज हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ये क्या शो कर रही है? हाइड्रोकार्बन ग्रुप। और Na क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट्स नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है। अब सोप बनता कैसे है, सोप कैसे काम करता है, मिसल फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारी आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले मिसल फॉर्मेशन देखो, बहुत सिंपल वे में आपको समझाया गया कि जो डर्ट होती है ना बेटा, ऑयली है नेचर में, और ऑयल आपको पता है वाटर में डिजोल्व नहीं होता, इमिसिबल होता है ना, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। क्लियर है? अब हमें ये भी पता है कि सोप मॉलिक्यूल्स है सोडियम और पोटेशियम सोल्ट है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक लंबी सी टेल होती है। हेड एंड टेल दो पोर्शन होते हैं। तो आयोनिक एंड जो है सोप का, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। आयोनिक एंड ऑफ सोप रिएक्ट्स विद वाटर, मतलब हेड रिएक्ट्स विद वाटर एंड कार्बन चेन रिएक्ट्स विद ऑयल। तो कार्बन चेन अंदर की तरफ होगी और जो हेड पोर्शन है वो बाहर की तरफ होगा। तो उसकी वजह से इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाती है जो डर्ट को सराउंड कर लेती है, ऑयल ड्रॉपलेट्स को सराउंड कर लेती है, और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मिसल, जहां पे वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट एंड आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। जो हेड है वो बाहर की तरफ रहेगा और टेल टुवर्ड्स सेंटर। तो इट फॉर्म्स इमल्शन इन वाटर एंड सोप मिसल हेल्प्स इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर। क्लियर? हाइड्रोफोबिक टेल है, वाटर से भागती है दूर। फोबिक का मतलब फियर एंड फिलिक का मतलब लविंग। तो हेड वाटर लविंग है। ये देखो आप, ये हमारा फैब्रिक है, बीच में डर्ट है, गंदगी है, और ये सोप मोलिक्यूल है। हेड बाहर की तरफ है, नीचे टेल्स हैं सारी जो सराउंड कर रही हैं इसको। तो पोलर हेड टुवर्ड्स वाटर एंड नॉन पोलर टेल टुवर्ड्स डर्ट। मिसल फॉर्मेशन अकर्स एंड डर्ट ट्रैप विद इन द सोप मोलिक्यूल। मिसल्स की फॉर्म मिसल में ट्रैप हो जाती है। क्लियर है बच्चों? अब आपने देखा होगा कि जब आप नहाते हैं तो झाग बनता है, फोम बनता है, लेकिन कई बार इसमें प्रॉब्लम आती है, और इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस जिसको हम स्कम कहते हैं रिमेन इवन आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। क्यों? क्योंकि ये हार्ड वाटर होता है। ये कैसा वाटर होता है? हार्ड वाटर। एंड हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट्स। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट। तो ये जो स्कम फॉर्मेशन होती है, इट इज कॉल्ड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट जो वाटर में प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं। अब डिटर्जेंट क्या होता है? ये सोडियम सोल्ट होते हैं, सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सोल्ट होते हैं विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। दोनों में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, दोनों में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ये क्या, इसका फायदा क्या है? जो चार्ज एंड है ना बच्चों इसका, वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाता विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इवन इन हार्ड वाटर। सो दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। सो दे रिमेन इफेक्टिव इवन इन हार्ड वाटर, जबकि नॉर्मल हमारा जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता, हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता। एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं हम, एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं बच्चों, किसका? सोप और डिटर्जेंट का, जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो एक तरफ आप लिख लो सोप, दूसरी तरफ आपका हो जाएगा डिटर्जेंट। कैसे बेनिफिशियल हैं दोनों? अपनी अपनी जगह। तो पहला बेनिफिट क्या होगा, चलो बताओ। सोप, सोप आर सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। सोडियम सोल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स हैं। क्लियर? जबकि डिटर्जेंट्स क्या है, अभी मैंने बताया था आपको। व्हाट आर डिटर्जेंट्स? डिटर्जेंट्स क्या है? सोडियम
या अरे अभी तो बताया बच्चों आपको, यहाँ पे बताया मैंने डिटर्जेंट से, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, सोडियम सॉल्ट्स है सल्फोनिक एसिड के, या अमोनियम सॉल्ट्स है, तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। क्लियर। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया कि किस चीज के बने होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे बनते हैं सोप्स, प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल ऑयल्स एंड फैट्स, फ्रॉम नेचुरल ऑयल्स एंड फैट्स, जबकि हमारे डिटर्जेंट्स किनसे बनते हैं, फ्रॉम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम। ठीक। तीसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड डिफरेंस क्या आ जाएगा, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये इसका बेनिफिट है, सोप्स बायोडिग्रेडेबल है, जबकि डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो केमिकल्स हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन फायदा क्या है, डज नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर, जबकि दे रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर, स्कम फॉर्मेशन नहीं होता डिटर्जेंट्स के साथ, reacts with hard water. So these are the basic differences between soaps and detergents. तो एडवांटेजेस की बात करें तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं वो ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में एज कम्पेयर टू सोप। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो है उनका स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन है, बट वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इस वजह से उसका थोड़ा सा नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। क्लियर है ना बच्चों। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट एक सीरियस प्रॉब्लम भी है, इट इज मेजर कॉज ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, जो रिवर्स है हमारी, जो हमारे पोन्स हैं, वाटर बॉडीज है, उनके पोल्यूशन का भी मेन कॉज है। सो दिस वाज योर चैप्टर बच्चों, ये आपका चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आपको कोई समस्या है, कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु है, तो आपको अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह पूछ लेना। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर दो और लाइक कर दो। सेशन की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो, आई विल प्रोवाइड इट इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको हम सेशन वो भी प्रोवाइड कर देंगे सेशन की पीडीएफ। इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इसके पीवाईक्यूज एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने प्लानर में बताया था, वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, कीप स्टडिंग, सी यू सून।